नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज। देवभूमि के रण में आज बात करेंगे बीजेपी के सीट फॉर्मूले को लेकर। बीजेपी ने 59 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनावी मैदान में हैं। और इस बार बीजेपी की इस लिस्ट से 10 मौजूदा विधायकों का पत्ता साफ हो चुका है और नए चेहरों को मौका दिया गया है। उत्तराखंड की आबादी और अपने कोर वोट बैंक को देखते हुए पार्टी ने 15 ब्राह्मण और 3 बनिया बिरादरी को चुनावी मैदान में उतारा है, जिन्हें बीजेपी का मजबूत सपोर्टर माना जाता है। लेकिन अभी भी 11 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होना भी बाकी है और इन सीटों पर पार्टी नए उम्मीदवारों को मौका देगी या फिर जो पहले थे वही रहेंगे, क्योंकि जब मौजूदा विधायकों का टिकट कटता है तो वो बागी हो जाते हैं। अब ऐसे में बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चुनौती है सत्ता में काबिज होना, क्योंकि उत्तराखंड में हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड है। तो क्या बीजेपी इस ट्रेंड को तोड़ पाएगी? क्या बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी? बीजेपी का सीट फॉर्मूला सेट है? इन्हीं सवालों के साथ आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो मौजूदा वक्त में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं और यह बेहद दिलचस्प चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के तहत इस चुनावी मैदान में उतर चुकी है, लेकिन मौजूदा वक्त में सवाल यह कि मौजूदा 10 विधायकों का टिकट काटा जाता है, क्या इससे किसी तरीके की परेशानी, कोई बड़ी चुनौती क्या भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है? वहीं साथ ही आपको यह भी बताएं कि जुबिन नौटियाल के पिता को भी इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं 59 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, यानी कि यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस लिस्ट के जरिए यह तय कर चुकी है कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा सिर्फ उसी पर भरोसा किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर हालांकि हर किसी राजनीतिक दल की ये रणनीति होती है और ये चाहत होती है कि हम ऐसे कैंडिडेट को चुने जो कि इस चुनाव के अंदर उस पार्टी को न सिर्फ खुद जीत पाए बल्कि पार्टी को भी जीत ला पाए। तो ऐसे सक्षम नेताओं को ही चुनावी मैदान में उतारा जाता है और कुछ कोशिश इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की यही रही है। लेकिन इस बार का मुकाबला थोड़ा सा अलग इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड की तरफ कूच कर चुकी है और बड़ा दावा यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी को लेकर के आस लगाए बैठी है। तो क्या वाकई में ये सब कुछ संभव हो पाएगा? क्या अपनी सीटों को भारतीय जनता पार्टी बचा पाएगी? एक बार फिर से सरकार बनाने में क्या भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाती है? ऐसे ही कुछ सवालों के साथ जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता देवेंद्र भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कांग्रेस पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर गणेश उपाध्याय हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गणेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। उमा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत देवेंद्र जी आपसे करना चाह रहा हूं। भसीन साहब, जरा यह समझाइए कि मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मौजूदा 10 विधायकों के अगर आपने टिकट काटे हैं तो जाहिर तौर पर इससे नुकसान तो नहीं होगा कहीं, क्योंकि जो नेता जिनको टिकट नहीं दी गई है, जिनको चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया है, वो विरोध भी करेंगे। देखिए, आपने प्रश्न किया रणनीति का, तो मैं उस पर आता हूं। हमारे मजबूत नेतृत्व के द्वारा जो कार्य प्रणाली तय की गई है उसके तहत जहां हमने आज 59 अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, वहीं पार्टी के द्वारा अपनी वर्चुअल रैलियां, जनता संपर्क करने का काम भी हम तेजी से कर रहे हैं। ये सीधा सीधा दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक निर्धारित तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ा रही है और बाकी दल बहुत पीछे हैं और बहुत ही अधिक पीछे हैं, चाहे वो प्रत्याशी घोषणा का विषय रहा हो और चाहे जनता से सीधे संवाद करने की स्थितियां रही। पहली बात। दूसरी बात, जो आपने प्रश्न किया मुझसे कि जिन लोगों के टिकट अब तय नहीं हुए या काटे गए शब्द प्रयोग किया आपने, तो वो क्या विद्रोह करने वाले हैं? तो ऐसी किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। पहली बात तो यह कि टिकट सबके कटे नहीं है। 2 टिकट तो ऐसे ही हैं कि जिसमें कि हमारे कैंट के बहुत वरिष्ठ हमारे विधायक रहे, जिनका पूरा रिकॉर्ड है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, श्री हरमस कपूर, उनका आकस्मिक निधन हो जाता है तो उनके स्थान पर उनकी पत्नी जो लगातार राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रही हैं, उनको टिकट दिया जाता है। इसी प्रकार से कुंवर साहब का टिकट कटता हट नहीं दिया जाता तो उनके पत्नी जो कि राजनीतिक क्षेत्र में लगातार उनका सहयोग करते नहीं है, उनको टिकट दिया गया, तो ये काटने का सिलसिला नहीं है। और दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के टिकट भी बदले हैं वो पार्टी के हमारे बहुत अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं,
वो पार्टी के प्रति जो उनकी निष्ठा, उसमें किसी प्रकार से कोई डगमगाहट आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हमारे दायित्व बदलते रहते हैं, आज कोई इस पद पर है, कल कोई इस पद पर है, लेकिन क्रम चलता रहता है। चरैवेति का जो सिद्धांत है वो हमारे लागू होता है। तो ऐसे में जिन लोगों का टिकट नहीं हुआ है वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम करते रहेंगे। और अगर कोई अन्य दल ये सोच रहा होगा कि हमारे कुछ 19-20 होगा जिसका लाभ उठा सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर अगली सरकार उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। हमारे सर मुख्यमंत्री सवाल तो इसलिए भी उठ जाता है ना भसीन साहब कि कैबिनेट का एक बड़ा चेहरा हरक सिंह रावत, जिनको पार्टी बाहर का रास्ता दिखा देती है, अब बड़ा सवाल यह है कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, खैर वो दूसरा विषय है। लेकिन जाहिर तौर पर अगर कोई बड़ा चेहरा पार्टी छोड़ करके किसी दूसरे राजनीतिक दल में जाने के लिए आतुर रहता है या तैयार हो जाता है, तो इससे क्या आपको नहीं लगता कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा, उस खास करके उस क्षेत्र में? देखिए, पहली बात तो मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि पार्टी छोड़ करके नहीं गए। हाँ। हमने उनकी गतिविधियों को देखते हुए, उनके जो कार्यकलाप हैं उनको ध्यान में रखते हुए पार्टी से निकाला है। हमने उनको पार्टी से बर्खास्त किया 6 वर्ष के लिए। हाँ। और इतना ही नहीं, उनके कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया है। तो हमने, वो अपनी इच्छा से नहीं गए, वो तो बाद में भी कहते रहे, मुझसे पूछने गया, कई प्रकार की सफाइयां देते रहे। और दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ भी देख रहे हैं, तो उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी पर ना कल असर था, ना आज असर है, ना कल होने वाला है। परेशानी तो कांग्रेस की खड़ी हो गई है कि उनको लें या ना लें। आज 4 दिन हो गए कि तय नहीं कर पा रहे हैं। खैर, वो विषय कांग्रेस का है, मैं उस पर नहीं अच्छा, जाता। 5 साल आपके साथ रहे तो आपके लिए भी मुश्किलें खड़ी की? देखिए, उनके बीच बीच में जो कई प्रकार के बयान आते रहे हैं, निश्चित तौर पर उसको लेकर के पार्टी ने उनको लगातार समझाया। लेकिन जब चीजें सीमा के बाहर चली गई तो पार्टी ने फिर मजबूती के साथ, यानी कि स्टैंड मुश्किलें लिया। आपकी भी खड़ी की, इसीलिए बाहर का रास्ता दिखाया। हाँ। सीधी सी बात है, जब कोई बड़ा कार्रवाई होती है तो पीछे उसके कारण होता है। हाँ। और इतना बड़ा कार्रवाई करने के पीछे सीधी सी बात है कि कारण है, और एक मजबूत नेतृत्व भी ये काम कर सकता है। हाँ। एक मजबूत नेतृत्व एक इतना कड़ा निर्णय ले सकता है। आपको लगता है वो कांग्रेस निर्णय ज्वाइन कर हमारे- सकते हैं? वो चर्चाएं तो देखिए, कुछ ये- ऐसी चल रही हैं। देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से वो बार बार कह रहे हैं कि जो पहले कह के निकले थे कांग्रेस को बुरा भला कह करके, और आज वो कह रहे हैं मैं 100 बार माफी मांग लूंगा। कुछ दिन पहले जिन नेता के संग इनका सांप नीलवे वाला संबंध दिखाई दे रहा था, आज उनको बड़ा भाई कह रहे हैं। इसी प्रकार से भाषाएं बदली जा रही हैं। उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्योंकि इनको ठौर नहीं मिल रहा है और कांग्रेस की ओर बढ़ना चाहते हैं। और वो कहीं वो मैसेज देने की कोशिश में भी है कि मेरे कांग्रेस में जाने से कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस के लोग भी देख रहे हैं कि उनके आने से फायदा होगा कि नुकसान होगा, तोल रहे हैं। चलिए, ठीक तो है। ये कांग्रेस का और हरीश जी का, हरक सिंह जी का अपना मसला है। लेकिन हाँ। भारतीय जनता पार्टी पर उनके जाने कोई असर नहीं पड़ा। हमारी मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं और ठीक एक है। निर्धारित जो हमारी कार्य प्रणाली है उसके तहत अपने लक्ष्य को प्राप्त ठीक है, करने गणेश की जी को जरा मैं जोड़ लेता हूं, गणेश जी को जोड़ लेता हूं। गणेश जी, सवाल तो जी यहां सर। पर यह है कि जो ये लिस्ट है ना कैंडिडेट्स की, उस लिस्ट जी में सर। बाजी मार गई है भारतीय जनता पार्टी। और जी, जी। भसीन साहब ये कह रहे हैं कि हम इस रेस में तो अब आगे हैं और इसीलिए हम जीत के बहुत करीब पहुंचते हुए नजर आएंगे। आपको इसमें क्या नजर आता है? देरी आखिर किस वजह से हो रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी से कुछ और लोगों, क्योंकि हरक सिंह रावत के आने के बाद अब ये बार बार सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट है वो देरी इसलिए हो रही है कि अभी बीजेपी से कुछ और नेताओं के आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि कई नेता हैं जिनकी टिकट कटी है, नाराजगी होगी या फिर जैसा भी है उनकी जगह किसी और को दिया गया, तो उन नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। क्या ऐसी बात का इंतजार है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पूरी लिस्ट तैयार बैठी है। कल लास्ट में हमारे 20 सीटों का कुछ सहमति नहीं बन पा रही थी उस मैटर में। कल ये हमारी क्या कहते हैं स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी। कल शाम को 6 बजे हमारी सीसी की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें मुझे यकीन है कम से कम 40 से 45 तक की सीटें हमें डिक्लेयर कर दी जाएंगी। और जहां तक ये बात कर रहे हैं कि भाजपा, अब आज लड़ाई कांग्रेस वर्सेस उत्तराखंड वर्सेस भाजपा अगेंस्ट उत्तराखंड के लोगों की लड़ाई कांग्रेस के साथ मिलकर होने जा रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं, इन्होंने आप देखते हैं दल बदल, आप जो इनके हरक सिंह रावत जिन्हें आप ये चाहे सेंट्रल में कहो चाहे स्टेट में कहिए, आपने देखा होगा कभी भी कांग्रेस के बिना ये सरकार नहीं चल सकती। इन्हें सरकार चलाने का तजुर्बा नहीं है, चाहे सेंट्रल में कहो चाहे स्टेट में कहो। आज हमेशा कांग्रेस की बदौलत ही हमारे जो कांग्रेस से गए हुए लोग जो सरकार चलाई। लेकिन आप देखिए 112 दिन के अंदर 3 मुख्यमंत्री चेंज कर दिए। उत्तराखंड की देवभूमि की जनमानस ये देख रही है कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी है, कितने लोग इस कोरोना काल में ऑक्सीजन के बगैर तड़प रहे थे। ये सब के जाना, किसानों का भुगतान नहीं हो रहा, ये सब जनता देखी हुई है, ये जनता है, सब जानती है। और जहां तक ये बात करते हैं, आप देखिए यथाशीघ्र हमारी हरक सिंह रावत जी जो बात चल रही है, हाईकमान में बात चल रही है। उनकी हाईकमान जो डिसीजन लेगा
कांग्रेस ज्वाइन करना नहीं करना वो उनका अधिकार क्षेत्र का है। हमें हमें जो अभी तक ये नहीं, उनके मामले पर भसीन साहब तो ये कह रहे हैं कि मुश्किलें तो हमारे लिए भी खड़ी हुई थी, और 2016 में आपको भी याद होगा कि मुश्किलें उस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए भी खड़ी हुई थी। अगर वापस से आरक्षित रावत को अगर पार्टी ज्वाइन कराई जाती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नई मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ी हो जाएं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए कांग्रेस वो पार्टी है, देखिए जो सर्वधर्म संभाव लेके चलती है। हमारा वहाँ व्यक्ति विशेष का कोई इतना रोल नहीं होता है। हम हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रावत जी ने क्या कहा था, हरीश रावत जी ने, कि हम वो पार्टी के कार्यकर्ता, वो पार्टी है जो सबको लेके चलती है, जो कहते हैं उजाड़ू बल्द है। चलिए मैं बड़ा छोटे संक्षेप में आपसे पूछना चाह रहा हूं कि पुराने जितने मतभेद थे वो सब भुला दिए जाएंगे? नहीं, मतभेद तो देखो आज की डेट में राजनीति में कब क्या हो जाए ये तो आप देखते हैं। अब आप भाजपा में देखिए, आप जो कहते हैं हमने डिक्लेयर कर दी। आज इनके रुद्रपुर में एक राजकुमार शुक्ला हमारे मित्र है भाजपा के, 2 बार लगातार जीते हैं, उसका टिकट अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप रघुनाथ चौहान अल्मोड़े में जो कहते हैं, आपकी बातों पर मुस्कुरा रहे हैं भसीन साहब? दिया गया, ये तो इनका अधिकार क्षेत्र होता है। लेकिन ये कहते हैं, मैं बताऊं, ये चाहे बदले न बदले, जनता ने मन बना लिया। भाजपा को आप देख लीजिए, आने वाले 10 मार्च को यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता त्रस्त है और भाजपा की सरकार। चलिए, इस बात का तो इंतजार करना होगा, लेकिन सबसे पहले लिस्ट तो फाइनल हो जाए ना सर। लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद एक बार फिर से चर्चा करेंगे, ठीक है? लेकिन मैं उमा जी को जरा जोड़ रहा हूं। उमा जी कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन उमा जी अब सवाल आपसे ये भी है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी का इंतजार कर रही है और ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के पहले की जो परिपाटी है उसको इस बार बदल दिया जाएगा। इस बार जो पहले चलता था 5-5 साल का टर्म रहता था, एक बारी बीजेपी एक बारी कांग्रेस, लेकिन इस बार इस परिपाटी को बदल करके इस टर्म को आगे बढ़ाया जाएगा। तो क्या इसमें आम आदमी पार्टी क्या कोशिश कर रही है कि बीजेपी की इस स्ट्रैटेजी को वो फेल कर दे, या इसमें मुख्य मुकाबले के अंदर जो बीजेपी कांग्रेस अभी तक नजर आ रही है उसमें आम आदमी पार्टी कहां है? जी उमा जी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों शामिल है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में एक गठबंधन हुआ रहता है कि 5 साल तुम और 5 साल तुम। तो ये दोनों की स्ट्रेटेजी है और इस बार आम आदमी पार्टी इन दोनों की ही स्ट्रेटेजी को यहाँ पर उत्तराखंड में फेल करके दिखाएगी। मुझे मालूम है कि गणेश भाई हो चाहे मेरे बड़े भाई देवेंद्र भसीन जी हो, उनको लगेगा कि मैं कुछ ज्यादा कह रही हूँ, हमेशा हमारी बहुत बहस हो जाती है डिबेट्स पर, लेकिन इतना तय है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में ठीक है जी। चलिए ठीक है, मैं वापस लौटता हूं उमा जी, लेकिन मैं जरा देवेंद्र भसीन साहब आपके पास आता हूं। ये जो आप कह रहे हैं कि टिकटों में जो बदलाव हुआ है, जैसे प्रणव चैंपियन की टिकट को लेकर के भी आप कह रहे हैं उनकी पत्नी को दे दिया गया, तो उनकी छवि को लेकर के ऐसा हुआ है, या और जो नेताओं के आप जिक्र कर रहे हैं, क्या ये सब कुछ आपका, क्योंकि हर पार्टी अपना एक असेसमेंट करवाती है, वहां पर देखती है कि क्या जो उनके प्रत्याशी हैं या फिर जो चेहरे हैं वो वहां पर जीत सकते हैं कि नहीं सकते हैं, तो इन सब के अंदर फीडबैक कुछ ऐसा ही मिला था, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ? देखिए, जो आपने प्रश्न किया है वो बहुत अच्छा है, इस रूप में कि हमारे यहाँ पार्टी में एक कार्य प्रणाली है, हम किस प्रकार से पार्टी में प्रत्याशी चयन करते हैं। आपको ध्यान में होगा और आपने कवर भी किया है कि हमारे सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो वरिष्ठ हमारे पदाधिकारी वो गए थे और उन्होंने वहाँ पर अपने जो कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनसे उनके ओपिनियन लिए थे। एक बात, इसके अलावा पार्टी के द्वारा अपने सर्वे भी किए जाते हैं और अन्य स्रोतों से भी जानकारी प्राप्त की जाती है। तो इतने सारे फिल्टर करने के बाद फिर हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है वो प्रदेश के द्वारा जो संस्तुति दी जाती है उसके आधार पर अपना निर्णय लेता है, और वही प्रक्रिया इसमें अपनाई गई। जहाँ पर जिस रूप में जो स्थितियां सामने आई, निश्चित तौर पर हमको दोबारा से 2022 में सरकार हमको दोबारा बनानी ही है और बनने भी वाली है। ऐसे में जो सबसे अच्छे प्रत्याशी हमारे पास उपलब्ध हैं, हम उनको ही मैदान में उतारेंगे। और ये जितने भी आपने 59 की बात मैंने करी आपके सामने, अभी 11 प्रत्याशी भी जो आने वाले हैं निश्चित तौर पर बहुत ही योग्य होंगे और जीतने वाले होंगे। अभी उमा जी एक बात कह रही थी कि एक बार वो, हमारा कोई कांग्रेस से लेन देन नहीं रहा, लेन देन रहा तो आम आदमी पार्टी का रहा है, और दिल्ली में हम लोगों ने देखा इस बात को। और दूसरी ओर उत्तराखंड के अंदर तो आम आदमी पार्टी कहीं है ही नहीं, कहीं आधार ही नहीं है इनका। ये इंतजार करते रहे कि कहाँ से भाजपा में लोग टूट करके आएंगे। हमारे पास एक बंदा टूट कर नहीं गया, एक आध पदाधिकारी गया भी है तो अगले दिन लौट करके आ गया। और अभी हमारे मित्र गणेश जी जो हमारे छोटे भाई हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो बात कर रहे थे कांग्रेस के बारे में। तो मेरा उनसे सवाल ये है भाई कि आपकी पार्टी में अगर हरक सिंह जी इतने अच्छे हैं तो 4 दिन तक क्यों लटका रखा है आपने, वो उनको तत्काल ले लेते। और दूसरी बात जो आप ये सोचते हैं कि आपकी पार्टी
दोबारा सरकार बनाने वाली है, बिल्कुल नहीं है। और अगर आप इतने योग्य होते तो आज पूरे देश में कांग्रेस की हालत क्या है? पूरे देश में कांग्रेस जो 70 साल सत्ता में रही, सिमटती जा रही है। अब हालत यह है कि पंजाब के अंदर भी हालत बिगड़े हुए हैं, राजस्थान के हाल बिगड़े हुए हैं। इसी प्रकार से जो 4 प्रदेश बच भी गए हैं वहां पर भी कांग्रेस का जमीन खिसकती जा रही है। उत्तराखंड में भी यार लौट के आने वाले नहीं है। तो निश्चित तौर पर ठीक है, वो पार्टी है, अपने बात कहेंगे, हमारे मित्र हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगली सरकार भाजपा की बनने वाली है और मिथक जो एक बार एक पार्टी का था वो मिथक इस बार टूटने वाला। ठीक है, मैं इस पर वापस लौटूंगा, इसी सवाल के साथ मैं वापस लौटूंगा कि कारण क्या है। मैं गणेश जी से इस पर भी जरा जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले उमा जी अपनी बात पूरी कीजिए, आपकी बात आधी रह गई थी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा आरोप लगाया गया है देवेंद्र भसीन साहब के साथ के जरिए कि आपका जो गठबंधन है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन है, वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली में देखा है कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन था। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां इस समय अगर किसी से पूरे हिंदुस्तान में परेशान है तो वो है आम आदमी पार्टी। आप चाहे गोवा की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, और खासतौर पे कांग्रेस जितनी परेशान है, जिस तरह से कांग्रेस की टूट हुई है पंजाब में, और आम आदमी पार्टी इस बार प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब में सरकार बनाने वाली है, तो मैं समझती हूँ कि कांग्रेस का जो एक आधा किला जो थोड़ा बहुत बचा था कहीं वो भी ढह जाएगा। और कांग्रेस को उत्तराखंड में इस बार हम दहाई के अंत तक नहीं पहुंचने देंगे, इस बात को मेरे आप नोट करके रखिएगा। वो कांग्रेस नहीं पहुंचेगी दहाई के अंत तक। लेकिन देवेंद्र जी, मेरी एक बात का जवाब आप जरूर दीजिएगा। आप हमेशा कहते हैं कि बीजेपी जो है परिवारवाद की राजनीति नहीं करती। बड़े बड़े भाषण आप लोग कांग्रेस के ऊपर लगा देते हैं कि कांग्रेस से परिवारवाद है और वहां पे इस तरह से परिवारवाद चल रहा है। देवयानी सिंह का टिकट और सरिता कपूर जी का टिकट आपने कौन से वाद के अंतर्गत किया, आप जरा मुझे बता दीजिए। परिवारवाद साफ दिखाई देता है कि सविता कपूर जी, ऐसा नहीं है कि वहां पे जो दूसरे आपके कार्यकर्ता होंगे वो वहां पर नहीं थे। कैंट विधानसभा में या कानपुर विधानसभा में बहुत से लोग थे जो पिछले 20 साल से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आपने सिर्फ सहानुभूति वोट लेने के लिए परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए आपने सविता कपूर जी को टिकट दिया। और कुंवर पंडर सिंह चैंपियन जी का तो जो इतिहास है वो सबको पता है। आपको पता है इस बार अगर कुंवर जी को टिकट दिया तो दोनों विपक्षी पार्टियां आपको मतलब इस बारे में कहेंगे। तो आपने बड़ी शांति से उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। क्या ये परिवारवाद नहीं है? क्या आपके पास कानपुर में कुंवर पंडर सिंह चैंपियन के परिवार को छोड़कर आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जिसको आप टिकट दे पाते? बीजेपी सिर्फ क्योंकि जो कथनी और करनी है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। बहुत बड़ी करते हैं, लेकिन जब काम करने का टाइम आता है तो बिल्कुल शून्य आप लोगों का। भसीन साहब से जरा जवाब लेते हैं। देवेंद्र जी जवाब। जी, मैं सविता जी की बात अभी उमा जी ने करी है, मैं उसको उत्तर देना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि कपूर साहब हमारे बहुत वरिष्ठ नेता थे और आकस्मिक कारण उनका निधन हो गया, बहुत दुखदायी स्थिति है। लेकिन सविता जी को टिकट इसलिए नहीं दिया गया कि उनकी पत्नी है। सविता जी का अगर आप पूरा इतिहास उमा जी जानती होंगी तो वे अपने पति के साथ तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करती थी। इसके अलावा कई सामाजिक संगठनों में उनके द्वारा लगातार योगदान दिया जाता रहा, चाहे वो भारत विकास परिषद रहा हो चाहे दूसरे हो। तो सविता जी का जो टिकट है वो पूरे सिस्टम से फिल्टर होने के बाद और उनकी योग्यता को देखने के बाद ही उनको दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया कि वो अपने स्वर्गीय कपूर साहब की पत्नी है, उसके पीछे उनकी अपनी योग्यता भी है, एक बात। दूसरी जो आपने कुंवर साहब की बात की, देवयानी जी की, तो देवयानी जी का भी अगर आपने देखा होगा तो वो अपने पति के साथ जो है लगातार सक्रिय रही हैं। और आज अगर कुंवर साहब का टिकट किन्हीं कारणों से बदला गया है तो वहां पर हमारे पास सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट के रूप में अगर हमारे सिस्टम में देवयानी जी का नाम आता है तो इसमें उमा जी को क्या आपत्ति हो सकती है? तो ये जो टिकट हैं ये मूल रूप से एक सिस्टम के तहत आए हैं, ना कि परिवारवाद के अवधारणा के आधार पर आए हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी की अपनी बात है, जहां तक है तो ये तो बहुत चिंता में थे कि कब कहीं से टूट के कुछ लोग आए। दुर्भाग्य इनका ये रहा, टूट के ही नहीं इनकी तरफ आ रहा। और यही कारण है कि आज जो ये एक बहुत बड़ी बात कर रही है। एक मिनट उमा जी एक बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा उमा जी ठीक है, जरा सुन लीजिए ना, जरा जवाब तो सुन लीजिए। उमा जी सुन लीजिए। और दूसरी एक बात से मैं सहमत हूँ कि कांग्रेस दहाई के अंक में नहीं जाएगी, ये तय है, लेकिन वो काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आम आदमी पार्टी को तो उत्तराखंड में खाता भी नहीं खोल पाएगा। इसका सच्चाई ये है, आम आदमी पार्टी तो एक सीट भी ले ले तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। चलिए ठीक है, कांग्रेस को हम सीमित करेंगे 10 सीटों के नीचे और वो करेगी भारतीय जनता पार्टी। गणेश जी, आम आदमी पार्टी की भी कोशिश यही है कि आपके दाही आंकड़े तक आपको पहुंचने नहीं देंगे और बीजेपी कह रही है ये काम हम करेंगे। हमारी बहन सिसोदिया ने जो परिवारवाद रखा, देखिए आज भाजपा का ये अंदरूनी मामला, लेकिन आज भाजपा को ये कहने का अधिकार नहीं है। इससे पहले
2017 में यशपाल आर्या जी, उनके बेटे को मुन्ना चौहान, उनकी बीबी को, मिसेज को टिकट, दोनों को टिकट कैसे इन्होंने दिए? बाद में जो कहते हैं हम एक को टिकट देंगे, इनका अधिकार नहीं है। लेकिन इनका अंदरूनी मामला भी हम मानते हैं। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ, आज देखिए चीमा जी के लड़के को टिकट दिया जा रहा है काशीपुर पे, जो विधायक रह चुके हैं, लगातार कहते हैं 4-5 टर्म का काशीपुर से, और उनके बेटे को दिया रहा है, कपूर साहब की मिसेज को दिया। आज हमारी पत्नी भी जिला परिषद सदस्य ही है, आज हमारे धामी जी हैं मुख्यमंत्री, उनकी बीबी बड़ी सहयोग कर रही है। तो स्वाभाविक महिलाएं तो करेंगे, सहयोग तो करती हैं। अच्छा गणेश जी, एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए। बार बार ये सवाल उठ रहा था क्योंकि उमा जी ने आरोप लगा दिया था कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में गठबंधन करके बैठे हुए हैं। बसीर साहब कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर हमने देख लिया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, तो कांग्रेस तो हर किसी के साथ आ रही है। ऐसा साहब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये लोग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं बताऊं, आज की डेट में जहां तक आप वाली पार्टी, ये नवोदित पार्टी अपना वोट बैंक देखना चाहती, कितना हमें वोट शेयर मिलने जा रहा है। और वास्तव में खाता खुल भी जाए तो, खुलना तो बड़ा मुश्किल लग रहा, खुल भी जाएगा तो 1 से ऊपर नहीं बढ़ेगा, ये तय है। आपने सर्वे रिपोर्ट में देख लिया, उत्तराखंड का इतिहास आपने देखा, जब से उत्तराखंड राज्य बना, चुनाव हुआ, जो जिसकी भी सरकार बनी है, वर्तमान जो जिस सरकार का मुख्यमंत्री हारा हुआ है, चाहे उसमें खंडूरी जी देखें, चाहे आप रावत जी देखें, अब नंबर किसका आ रहा है? धामी जी का आ रहा है। सर्वे रिपोर्ट में आपने देख लिया है कि ये बड़ा टफ है धामी जी का जीतना। त्रिवेंद्र रावत डर के मारे छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, धन सिंह रावत का हारना लगभग तय है। जो सर्वे रिपोर्ट हमने देखा था, इनकी स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं। ये तो डर के मारे इन्हें टिकट इसलिए डर के मारे दिया सब लोगों को। मालूम है हमारी स्थिति क्या होनी, जनता ने देखा है कोरोना काल। अच्छा उमा जी कुछ तड़प रहे थे। ठीक है, उमा जी से जरा जल्दी से एक जवाब ले लेता हूं, उसके बाद मैं भसीर साहब आपके पास आता हूं। ठीक है गणेश जी, ठीक है उमा जी। एक मेरा छोटा सा प्रश्न और, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे बड़े सर, हमारे तो बहुत रिस्पेक्टेड सर रहे हैं, कॉलेज में हमारे सीनियर रहे थे, तो आपके सामने हम बोल भी नहीं पाते, लेकिन फिर भी क्योंकि पार्टी में है और आज डिबेट में है तो बोलना पड़ेगा। सर एक चीज और समझा दीजिए, मेरी समझ से बाहर रही कि त्रिवेंद्र रावत जी, जिनको आप लोगों ने 4 साल तक उत्तराखंड के माथे पर थोपे रखा, जिनको 4 साल तक आप कहते रहे 4 साल बेमिसाल, और अचानक उस व्यक्ति को जो बेचारे अपना बजट भाषण पढ़ रहे थे गैर स्टैंड में, आपने अचानक से उनको हटा दिया। उनको हटते हुए भी यही नहीं पता चला कि उनकी गर्दन उनके चलिए खैर, अब उनकी तरफ से भी एक चिट्ठी लिख करके भेज दिया गया ना कि चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। खैर समय की थोड़ी सी कमी है, माफी के साथ रोकना चाहता हूँ, माफी के साथ रोक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन मौजूदा वक्त में जो स्थितियां बनी हुई हैं, उसमें हर राजनीतिक दल की कोशिश यही है कि जीत की तरफ उनका जो झंडा है वो बुलंद हो पाए, लेकिन कौन जीतता है ये देखने वाली तस्वीर होगी। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।